तो पिछले एपिसोड में सिंगयू ने एरो बनाने वाले बिजनेस करने का डिसाइड किया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइबिंग किसी मेढक जैसे दिखने वाले आदमी के पास में गई होती है और फिर उससे कहती है कि मैं एरो बनाने वाले मटेरियल को खरीदना चाहती हूँ। तब इसकी बात सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कितना चाहिए, जिस पर बाइबिंग उससे कहती है कि जितना तुम्हारे पास में है वो सभी। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयू एक लाइब्रेरी के पास में गया होता है, क्योंकि वो वहाँ से अपने लिए कुछ ऐसे बुक्स खरीदना चाहता था ताकि वो इसके मदद से अपने पास वाले कैरेज के बारे में समझ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू ने वहाँ से बहुत सारा बुक ले लिया था और फिर इसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद बाइबिंग भी वापस आ जाती है और फिर उससे कहती है कि आपने फॉर्मेशन और पैटर्न के बारे में जो भी बुक लाने के लिए कहा था, मैं उसे आपके लिए लेकर आ गई हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पास वाली बुक इसके सामने रख देती है, जिसके बाद सिंगयू उससे कहता है कि मैं अब कुछ समय के लिए अकेले में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम इसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो इन बुक को तुम खुद ही पढ़ सकती हो। तब इसकी बात मानकर बाइबिंग वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू भी अपने रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर आ गया था और यहाँ पर वो सबसे पहले अपने स्वॉर्ड के बारे में प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन इसी के साथ वो अपने साथ में यहाँ पर एक मैजिकल लिक्विड लेकर भी आया था ताकि वो इसके मदद से बिना सोए हुए यहाँ पर रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लिक्विड लेने के बाद वो यहाँ पर बहुत सारे बुक को पढ़ने लगा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइबिंग भी फॉर्मेशन के बारे में बुक को पढ़ रही होती है और इसी के साथ साथ वो इसे एक चूहे के ऊपर टेस्ट भी कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने केवल छोटे छोटे स्टोन के मदद से एक छोटे से चूहे को कैद भी कर लिया था और इसीलिए वो हैरान होती है कि इस बुक में लिखी गई फॉर्मेशन तो सच में काम कर रही है और इसीलिए स्टोन के जगह पर अगर मैंने स्पिरिचुअल स्टोन का यूज किया तब इसके मदद से मैं तो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बना पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फॉर्मेशन के मदद से अपने कैट के 8 क्लोन को एक साथ में बना देती है और अब इसके इस रिजल्ट से वो पूरी तरह हैरान हो गई थी। लेकिन असल में यह फॉर्मेशन अभी भी कमजोर होता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि इसके मदद से वो एक बड़े से फॉर्मेशन को बनाएगी और अगर इस तरह से वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तब इस तरह से शायद वो ऐसे फॉर्मेशन को भी बनाने लगेगी जिससे कि किसी भी तरह से ब्रेक नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयू को अपने कैरेज में बने 9 पैटर्न के बारे में पता चलने लगा था और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में एम्परर गु से बिलोंग करता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इसके मदद से ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर आज से लाखों साल पहले 12 स्टोन टैबलेट्स मिले थे और इनको 12 मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वे ऑफ हेवन कहा जाता है। अब इसी के मदद से उसे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली चीज है रिसर्च मेजर टैलिस्मैन, जबकि दूसरी होती है डाओ पैटर्न को प्रैक्टिस करने के बारे में और इसमें से तीसरी असल में दोनों के बीच की कॉम्बिनेशन होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे बुक में र्यून सेक्ट के बारे में भी पता चलता है, जो कि असल में एंशिएंट वुड एम्परर से इनहेरिट हुआ था, लेकिन इस समय यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इसके बारे में पढ़ने पर उसे पता चलता है कि र्यून्स की थ्योरी तो पूरी तरह से करेक्ट है, लेकिन असल में वो इसके बारे में गलत समय पर प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके वजह से ही वो इसमें फेल हो रहा होता है। लेकिन अब इसी के साथ उसे पता चलता है कि र्यून के पैटर्न असल में गलत डायरेक्शन में है और इसीलिए ये चीज कल्टीवेट करने की मेथड नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू यहाँ पर अपने एरो को भी टेस्ट करने लगा था ताकि इस तरीके से वो इनको और भी परफेक्ट बना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर सबसे पहले रुइजिन अरे का यूज करता है ताकि इस तरीके से वो इसे और भी ज्यादा शार्प बना सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके छेदने की क्षमता को भी बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वो इसके ऊपर विंड गस्ट का यूज करता है ताकि इस तरीके से वो इसके विंड पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके और इस तरह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और इसीलिए वो इसके ऊपर साइक्लोन पावर का भी यूज करता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने पहले से पावरफुल एरो को बना लिया था और अब इसी के साथ वो इसे टेस्ट करने के लिए बाइबिंग के साथ में आ भी गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले वो बाइबिंग को नॉर्मल एरो देता है और फिर इसके बाद वो इसे अपने द्वारा बनाए गए एरो को भी देता है, जिसे देख बाइबिंग सिंगयू से कहती है कि इसकी स्पीड तो पहले वाले से भी कम है। तब इस पर सिंगयू से कहता है कि अगर तुम वेपन के साथ में अपने एनर्जी का यूज नहीं करोगी तब उसके बाद शायद वो अपने असली पावर को नहीं दिखा पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर बाइबिंग कहती है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे फिर से ट्राई करने के लिए रेडी हो गई होती है। लेकिन इस बार इसने एरो के साथ में अपने एनर्जी का भी यूज किया था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसका स्पीड तो नॉर्मल एरो से 2 गुना है और इसके अलावा इसके छेदने की क्षमता भी नॉर्मल से 3 गुनी है। तब इसकी बात सुनकर सिंगयू भी अपने एनर्जी का यूज करके इसे शूट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पावर पहले से भी काफी बढ़ गई होती है। इसके बाद वो बाइबिंग से कहता है कि मैंने इसके ऊपर साइक्लोन पावर का भी यूज किया है
जिसके वजह से अगर हमने इसे पेड़ के बजाय किसी इंसान के ऊपर यूज किया तब उस कंडीशन में वो उसके मांस को लेकर भी बाहर आ जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर बाइबिंग भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर वो कहने लगती है कि यह तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऐसा लगता है कि इसे तो हर कोई लेना चाहेगा। तब इसकी बात सुनकर सिंगयुन कहता है कि ये एरो अपने टारगेट को बहुत ही आसानी से शूट कर सकते हैं, इसीलिए अगर हमने डीमन क्लैन के साथ में फाइट करने के लिए इनका यूज किया तब इस तरह से इसके मदद से हम उनको भी बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस एरो से वे ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि शायद इसके फॉर्मेशन को और भी सिंप्लीफाई करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद इसे यूज करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अब इसका इफेक्ट और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि ऐसा करने से एरो के स्पीड और उसके छेदने की क्षमता कम हो गई थी, जबकि इसके वजह से इसके चारों तरफ के विंड गस्ट का पावर बढ़ गया था और इसीलिए वो जैसे ही अपने किसी टारगेट को हिट करेगा तब वो घाव वाले जगह पर और भी बुरे तरीके से असर करेगा। तब इसकी बात सुनकर बाइबिंग कहती है कि अब तो इसका असर और भी ज्यादा बढ़ गया है और इसका मतलब है कि इसका इंजरी एक स्वॉर्ड के इंजरी के बराबर होगा। अब इस बात से उसे ऐसा लगता है कि बैटलफील्ड में यह चीज एक एक्सीलेंट वेपन के रूप में काम करेगा, क्योंकि इससे शूट होने के बाद कोई भी अधमरा हो जाएगा। लेकिन तभी बाइबिंग कहती है कि हमने तो इसे इसका नाम ही नहीं दिया। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि मैंने इसके ऊपर वाइंड गस्ट और गोल्डन अरे का यूज किया है और इसीलिए हम इसका नाम गेल एंड शार्प गोल्डन एरो रखेंगे। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।